हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं थर्ड चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ। बच्चों, आपको पता है आपकी जो पृथ्वी है उस पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से मूवमेंट होती रहती है, हलचल होती है। जैसे आप अगर आज का अखबार आपने पढ़ा हो तो आज भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस हुए। तो ये क्या है? ये मूवमेंट है अर्थ की, जो अर्थ के अंदर होती है। ठीक है। इसी तरह की हलचल बाहर भी होती है। जैसे जैसे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है तो वो बाहर भी विनाश करता है। पानी बहता है, नदियाँ बहती हैं, या जो पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती है, नई नई रॉक्स बनती हैं। तो ये क्या है? बाहर और अंदर जो पृथ्वी में परिवर्तन होते हैं उसे हम अर्थ मूवमेंट कहते हैं। आपको पता है जब विश्व बना, अब आप देखते हो प्लान, ये कॉन्टिनेंट्स, एक अमेरिका यहाँ है, अमेरिका को हम यहाँ बना देते हैं, लैटिन अमेरिका है, और उसके ऊपर उत्तर अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, इसके ऊपर यूरोप है, और फिर एशिया महाद्वीप है, यहाँ यूरेशिया आ जाता है, और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। बच्चों, पहले ये एक नहीं था, पहले ये सारे ही एक दूसरे से सिमटे हुए थे। धीरे धीरे अर्थ की मूवमेंट इस तरह से हुई कि ये अलग हुए, और एशिया अलग महाद्वीप बन गया, अफ्रीका अलग से महाद्वीप बन गया। तो हर साल पृथ्वी 1-2 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ रही है, मतलब मूवमेंट हो रही है उसकी। जहाँ लैंड था वहाँ पानी आ गया है, जहाँ पानी था वहाँ लैंड है। तो इस तरह से अर्थ जो है वो दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। ओके, आज हम यही पढ़ेंगे कि किस किस तरह की मूवमेंट होती है पृथ्वी पे। जैसे वल्केनोज हैं, वल्केनोज ज्वालामुखी से भी नई लैंड फॉर्म होती है, जो एग्नियस सेल रॉक्स बनती हैं, जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। भूकंप हैं, वो भी नई मूवमेंट, वो कैसे होती हैं? जैसे प्लेट हैं, प्लेट्स पे हैं, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर प्लेट है, और मैंने ये भी पढ़ा था कि अंदर से हम जो पृथ्वी है वो पिघली हुई है। तो ये प्लेटें जो हैं आपस में मूवमेंट करती रहती हैं, या तो ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं कई बार, क्या तो उनसे भी नई नई लैंडफॉर्म बनती हैं। इनके दूर जाने से, इनके पास आने से भी नई नई लैंडफॉर्म बनती है। ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। हर टाइम पृथ्वी गतिशील है। द लेथोस्फेयर का मतलब जहाँ भूमि है, इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। जो ये ऊपर आपको परत दिखाई दे रही है पृथ्वी की, और जो पानी नहीं है जिस पर, उसमें क्या है? प्लेट्स हैं। वैसे समुद्र के नीचे प्लेट हैं, तो प्लेटों पे है पृथ्वी, प्लेट है पृथ्वी की, और वो एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करती रहती हैं या एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। प्लेट्स नोन एज द लेथोस्फेरिक प्लेट, इन्हें लेथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप सरप्राइज हो गए ये जानकर, दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोवली, ये चारों ओर घूमती रहती है धीरे धीरे, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, हर एक ईयर में मिलीमीटर, देखो आप कितना कम होता है, सेंटीमीटर से भी कम मिलीमीटर होता है, एक साल में ये इतनी मूवमेंट करती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मेल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और आपको पता है कि अंदर क्या है? ये जो कोर है इसमें मैग्मा है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, और अंदर जो है पिघली हुई है पृथ्वी, लिक्विड फॉर्म में है। जो मेल्टन मैग्मा है इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज़ में दिखाई दे रहा है इस तरह से घूमता है। ये देखो, इसमें नीचे ये मैग्मा है और ये प्लेट घूमती रहती है। उसके बाद उनसे क्या क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट का चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जब ये मूवमेंट करती हैं ये प्लेट तो पृथ्वी पर चेंजेज आते हैं। आपने देखा होगा पृथ्वी के बीच में दरार पड़ जाती है, यहाँ इसे रिफ्ट बोलते हैं। रिफ्ट कई बार आप
अगर जर्मनी के फ़ोटो देखे हो आपने बच्चों मैगजीन में, वहाँ रिफ्ट वैली है, इसी तरह फटी हुई दरारों वाली घाटी पहाड़ आपको मिलेंगे। पर जो अपना हिमालय पर्वत है, देखो डूम, ये बिल्कुल ही नोक पे है और ये आपको पता है हर साल बढ़ रहा है इसकी ऊंचाई। ये किस कारण है? क्योंकि जो प्लेट हैं वो एक दूसरे पर कंप्रेस्ड हो रही हैं, एक दूसरे पर चढ़ती हैं। जब एक दूसरे पर चढ़ती है तो इस तरह के नवीन वलित पर्वत इन्हें बोलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? न्यू फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और जो हिमालय पर्वत है वो नए फोल्ड मतलब मुड़े हुए, इस तरह से जब प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ती हैं तो लैंड फॉर्म जो है ऊंचे उठना शुरू हो जाती हैं, तो न्यू फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं जो हिमालय पर्वत है हमारा, इस तरह से। तो मूवमेंट के कारण प्लेटें चेंज करती हैं, प्लेटें मूवमेंट करती हैं, इससे पृथ्वी चेंज होती रहती है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच काज दैम, और उन पर बल लगता है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर बल लगता है उसे इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। मतलब यहाँ कोई फोर्स लगता है, जैसे प्लेट सरकती हैं, प्लेट एक दूसरे से अलग जाती हैं, या वल्केनोज आता है, पृथ्वी के अंदर जो गतिविधियाँ होती है बच्चों उसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंड द फोर्स जो सरफेस पे लगता है, ठीक है, जो बाहर बल लगता है, जैसे बाढ़ आ गई या बरसात हो गई या लैंडस्लाइड हो गया, उसे हम अर्थ का बाहर लगते हैं तो उसे हम एक्सोजोनिक फोर्सेस कहते हैं। ये रहा एक्सोजोनिक फोर्सेस, समझ में आया? जो पृथ्वी के अंदर गतिविधियां हो रही हैं किसी बल के कारण वो एंडोजोनिक फोर्सेस होता है, और ये बाहर यहाँ भूपृथ्वी पे जिस पे हम रहते हैं यहाँ आपको दिखाई देती हैं ये चीज़ें, अंदर वाली आपको दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती हैं, उन्हें हम एक्सोजोनिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, दो तरह का फोर्स लगता है, समझ में आ गया? अब हम अर्थ की मूवमेंट के बारे में, ये ग्राफ है बच्चों, चार्ट भी बना सकते हो आपका। ये अर्थ मूवमेंट है कैसे कैसे होती है। एंडोजेनिक जो अंदर होती हैं, एक्सोजोनिक जो बाहर होती हैं। ठीक है, अंदर और बाहर। अंदर कौन कौन सी होती है? एक तो सडन फोर्सेस और एक डायस्फोरिक फोर्सेस। और सडन फोर्सेज में आपका एक दिन जैसे होता है, उसमें अर्थक्वेक अचानक आता है, वल्केनोज अचानक फटता है, लैंडस्लाइड अचानक होती है। लैंडस्लाइड मैंने ज़मीन के टुकड़े, एक ज़मीन है जो खिसक जाती है, एक दूसरी जगह पर बिखर जाती है वो। और डायस्फोरिक फोर्सेज में आता है बिल्डिंग माउंटेन्स का बनना, जैसे प्लेट एक दूसरे पर चढ़ी और कंप्रेस्ड हुआ तो ये जो बीच का हिस्सा है वो ऊपर उठा, जैसे हिमालय पर्वत, वो है फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स बिल्डिंग। बाहर का जो बल लगता है बच्चों वो होता है एक्सोजोनिक फोर्सेज। इसमें होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल का मतलब होता है जब इस तरह से नदी, पहाड़, चलो खाली पेज ले लेते हैं, उसके बाद ये देखो डिपोजिशनल फोर्स क्या होता है। ये पहाड़ हैं आपके, यहाँ से नदी आती है बहती हुई, जो ये क्षेत्र है इसको काटती हुई, ये पहाड़ है इसको काटती हुई अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहा कर लाती है। और यहाँ पर देखो शेप बनती है उसकी क्या क्या। अब हम पृथ्वी से वो निकालते हैं ये, और जब ये चली तो ये बहुत ही इसका मुहाना बहुत कम था, धीरे धीरे ये फैलनी शुरू हुई, ये ऐसे कटाव इसने शुरू किए, और धीरे धीरे क्या होता है इसमें पानी कम हो जाता, पानी का बहाव कम हो जाता है बच्चों, और यहाँ पानी छोड़ती हुई चली जाती है ये। ठीक है, छोटी छोटी झील बन जाती हैं, एक इस तरफ पानी छोड़ दिया, इस तरफ पानी छोड़ दिया, और नदी बहती गई। और जब ऐसे बहती है मियंडर शेप में आ जाती है, ऐसे सांप की तरह। ठीक है, कभी इधर कभी उधर, और इस तरह से जो झील है वो बनती जाती हैं और नदी की शेप जैसे मियंडर शेप हो जाती है। ये जो लेक होती हैं बच्चों, ये ऑक्सबो लेक होती है। ऑक्सबो का मतलब होता है जब ऑक्स के पैरों की तरह होती है ऐसे, और जो शेप होती है ये सर्पिलाकार हो जाता है, इसे मियंडर शेप कहते हैं। ये मध्य में होती है जब जो है नदी समुद्र में से मिलने से पहले होती है।
अब ये नदी क्या करती है, अपने साथ लाई हुई मिट्टी को आसे पासे जमा कर देती है, ठीक है। और जो यहाँ से काटेगी, इस पहाड़ को काटा इसने जहाँ से ये चली, ये होता है इरोजन, काटना, पृथ्वी को काटना नदी के द्वारा। ये भी तो नई फॉर्म ही बनाती है, तो ये भी पृथ्वी पर एक हलचल है। उसके बाद इरोजनल का मतलब होता है भूमि का काटना, जैसे ये काट दिया यहाँ से। और डिपोजनल का मतलब जहाँ इसकी स्पीड कम होगी वैसे ही मैदानों में ये मिट्टी जमाना शुरू कर देगी। इसे कहते हैं मिट्टी डिपोजिशन करना। उसके बाद है रिवर, और इसका कारण है रिवर। विंड, हवा भी काटती है उसको, जैसे रेगिस्तान में आप देखोगे ये सैंड ड्यून है। यहाँ सैंड ड्यून्स का मतलब रेत के टीले, देखे हैं कभी? देखा करो डिस्कवरी वगैरह पे, ये सैंड ड्यून्स हैं, रेत के टीले। हवा आती है यहाँ से, फोर्स लगाती है, ये पूरा का पूरा टीला जो है यहाँ से उड़ जाता है और इसकी फॉर्म ऐसे बन जाती है, ऐसे। तो ये कट गया ना, ये तो लैंड फॉर्म चेंज हो गई। सी वेव्स, सी वेव्स भी ऐसे होता है बच्चों। कैसे होता है देखो, समुद्र के किनारे, हम दोबारा से खाली पेज ले लेते हैं। ये एक पहाड़ी खड़ी हुई है समुद्र के किनारे, ओके। और ये पानी है, पानी बार बार क्या इससे टकराएगा, फिर इसमें नमी पैदा होगी हवाओं के कारण, वायु में जो नमी होती है उसके कारण केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से टूट जाएगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगी, एक केव की साइड बन जाएगी ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, ये छत टूट जाएगी यहाँ से, पानी फॉर्म बनाता है ना ऐसे। धीरे धीरे अंत में ये जो चट्टान है ये कट के ये इस तरह से खड़ी हो जाएगी, स्टैम्प साइज जैसे होता है ना क्रिकेट का स्टैम्प साइज, ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती है और इस तरह से नई नई फॉर्म बनती है। इसमें चैप्टर में हम इसी तरह पढ़ेंगे कि क्या क्या फॉर्म हमने क्या क्या फॉर्म हमारी बनी है लैंड फॉर्म, ओके बच्चों। और चौथा है ये सी वेव्स से था, समुंदर के आसपास जो गतिविधियां होती हैं उनसे। और ग्लेशियर्स का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ों पर जो यहाँ बर्फ़ की सिल्ट है, और जब तापमान बढ़ने से ये सिल्ट पिघलती है तो नई नई लैंड फॉर्म यहाँ भी होती है, ठीक है। तो कुछ नाम दिया हुआ इनका, ज्योग्राफी जो पढ़ाते हैं, किताबें लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी हैं बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग, ये कर लिया करो आप। टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इनटू ए बीकर half filled with water. Place the beaker on the tripod stand and heat. As it is water warm, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the warm layer of the water and then sink back along with the color layer of water. The molten magma inside the earth moves in the smaller in manner. मतलब ये आपने क्या करना है कि किस तरह से जो एक पेपर लिया आपने, उसको हीट किया, फिर वो पानी के अंदर बैठ गया और फिर दोबारा से वो ऊपर आ जाता है गर्म होने के साथ ही, इसी तरह मैग्मा आता है, करके देख लेना। अब ये प्लेटें बता रखी हैं भाई, लिथोस्फीयर प्लेट क्या होती है मैंने बताई, ये इस तरह की प्लेट्स पे पृथ्वी मूवमेंट करती है। द अर्थ क्रस्ट का मतलब जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी होती है, भू प्रॉपर्टी, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेटेड रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, स्लैब्स होती हैं। 7 प्लेट ज़्यादा बड़ी मानी गई हैं बेटा, जो भी महाद्वीपों की प्लेट है, ठीक है। विच कैरी कंटिनेंट एंड द ओशन फ्लोर, और ये ओशन फ्लोर पे भी होती है, समुद्रों के नीचे भी होती है और कॉन्टिनेंट फ्लोर पे भी होती है। इतनी समझ में आ गया। उसके बाद फोर्सेज आपने पढ़ लिया। जो इंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट।
जो एंडोजोनिक मूवमेंट है वो कई बार सडन मूवमेंट होती है जिससे तबाही बहुत ज़्यादा आती है, और जिसमें अर्थक्वेक एक है और वल्केनोज, जैसे फिलिपीन जैसे जो देश हैं, फिलीपीन जैसे, इंडोनेशिया, इन देशों में भूकंप बहुत ज़्यादा देते हैं। एक हवाई पट्टी है प्रशांत महासागर में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वल्केनोज आते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही जगह है अंडमान निकोबार में, वहाँ वल्केनोज आते हैं एक आध बार, वो भी बहुत रेयरली। और अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं जो न्यू फोल्ड प्लेटें कंप्रेस्ड होती हैं, जो जैसे हिमालय क्षेत्र है वो एक डार्क जोन है जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। समुंदर में भी अर्थक्वेक आते हैं। भाई समुंदर में जब अर्थक्वेक आते हैं, मान लो ये समंदर है, तो यहाँ अगर अर्थक्वेक का सेंटर बना है यहाँ, तो समुंदर की लहरें बहुत तेज़ी से ऊपर उठती हैं और इतना डिजास्टर करती हैं कि आसपास के लाखों लोग मारे जाते हैं। दिसंबर 2004 में इस तरह की सुनामी आई थी और इन बड़ी बड़ी लहरों को सुनामी कहते हैं। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत और श्रीलंका, इन बहुत सारे देशों में लाखों लोग मारे गए थे क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से। बहुत तीव्र भूकंप 7 पॉइंट कुछ था और उसकी वजह से जो समुंदर का पानी है वो पीछे चला गया था। आप एक चैप्टर भी है, आगे पढ़ोगे 8th क्लास में इंग्लिश में आपका, और वो कैसे बीच से पानी जो है वो पीछे हट जाता है और एकदम फिर ऊंची ऊंची लहरों के साथ आता है। इन ऊंची लहरों को ही सुनामी कहते हैं, जो जापानी वर्ड है ये, ठीक है। अर्थक्वेक और वल्केनो आते हैं जो जिससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। अब वल्केनो कैसे आते हैं? ये एंडोजेनिक फोर्स है बेटा, जो अंदर आता है। वल्केनो इज ए वेंट ओपिनियन इन द अर्थ क्रस्ट थ्रो विच मेल्टन मटेरियल करप्ट सडनली। यहाँ क्या होता है, जो प्लेट है वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं, एक दूसरे की अपोजिट या एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती हैं, तो इस खाली जगह पे गैस और जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एकदम ब्लास्ट होता है, या तो वो अंदर ही फैल जाता है, चट्टानों में भर जाता है, जिससे एंडोजेनिक रॉक्स बनती है, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको। या जो ये क्रेटर मैंने मुंह होता है इसका, जो ये एक नली सी बनती है हल्की सी, वैसे वेंट बोलते हैं, और जो लावा निकल रहा है ये इसे लावा कहते हैं। और जो क्रेटर से जब लावा बाहर आता है तो इसमें गैस, एस, सिंडर वगैरह ये चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है, और इससे भी बहुत तबाही मचती है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट मूव्स द सरफेस ऑन द अर्थ वाइब्रेंट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल आर अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। और कई बार ये तो वल्केनोज है, कई बार क्या होता है कि एकदम से प्लेटें मूवमेंट करती हैं और वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन जो है वो अर्थक्वेक का कारण बनती है। कई तरह की वेव्स होती हैं भाई, देखो कुछ ऐसी वेव्स होती हैं, एक को पी, एक एस और एक एल, इस तरह की प्राइमरी, सेकेंडरी और लो होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लो, 3 तरह की वेव्स होती हैं। कुछ वेव तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ भूमि में से गुजर सकती, वो ज़्यादा तबाही नहीं मचाती, कुछ पानी में चल सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सरफेस पे भी, समुंदर में भी, पानी में भी, सभी उसमें उनकी तीव्रता इतनी होती है, चल जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बनती, ठीक है। सडनली वो मूवमेंट होती है, अर्थक्वेक होते हैं। ज़्यादातर जो 5 से ऊपर तीव्रता वाला भूकंप होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है, वो ही सुनामी वगैरह लेकर आता है। पीछे एक बार जापान में सुनामी आने के पूरे चांस, सुनामी आई थी 7 पॉइंट कुछ तीव्रता, देखो ऐसे एक स्केल होती है सिस्मोग्राफ पे, उस पर मापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता क्या थी, ठीक है, 10 तक होता है पॉइंट, 7 पे था वो जो भूकंप हमारे यहाँ आया था 2004 में, और फिर जापान में आया था। पूरे जापान में ये हो गया था क्योंकि थर्मल प्लांट जो है समुद्रों के किनारे थे, न्यूक्लियर जहाँ एनर्जी बननी थी वो थे,
और ये लग रहा था कि अगर ये प्लांट टूट गए सुनामी की वजह से तो सारा जापान के लोग जो है लीकेज से मर जाएंगे। तो इस तरह के बड़े बड़े डिजास्टर हो सकते हैं भाई अर्थक्वेक वगैरह से। तो द प्लेस इज ए क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से स्टार्ट होता है भूकंप उसे फोकस कहते हैं। अगले उसमें ये दिखाया भी गया है, ये देखो, ये जहाँ से शुरू होता है फोकस है, ये एपिसेंटर है इसका, और इसके ठीक ऊपर पृथ्वी पर ये यहाँ, और इस तरह से चलती हैं ये वेव्स, और ये डिजास्टर का कारण बनती है। ऐसी जो सभी भू प्रॉपर्टी या पानी में भी चल सकती हैं, ऐसी वेव्स जो हैं वो क्या बनती हैं, कारण बनती हैं डिजास्टर का। ठीक है। द प्लेस ऑन द, उसे तो फोकस कहते हैं, ये तो फोकस है, और जो यही इसके ठीक ऊपर वही स्थान पृथ्वी पर है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ओके। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल on outward from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to epicenter। और जो स्थान इस एपिसेंटर के नज़दीक है भाई, ये इस फोकस के नज़दीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा तबाही होती है। सबसे ज़्यादा बड़ा भूकंप एक बार गुजरात में आया था 2001 में, 26 जनवरी थी उस दिन, और जो छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूलों में गए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी। बहुत सारे बच्चे मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो सड़कें थी वो फट गई थी बीच से, बहुत बड़ी तबाही हुई थी उसमें। और ये स्थान होता है वो जहाँ सरफेस पे आ जाता है। देखो यहाँ ये तो पृथ्वी के अंदर का स्थान है जिसे फोकस कहते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर का स्थान है जिसे एपिसेंटर कहते हैं। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड द एपिसेंटर एज वेव के रूप में चलते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे सेंटर से दूर होता जाएगा स्थान, उसकी जो डैमेज है वो कम होता जाएगा। मतलब जहाँ आसपास के क्षेत्र होंगे वहीं ज़्यादा डैमेज होगा। अब कुछ बातें बताई गई हैं इसमें। टेक ए कंटेनर, फिल इट विद वाटर एंड क्लोज इट टू द लिड। पुट द, ये देख लेना भाई आप, वाइब्रेशन वगैरह का दिखा रखे हैं, आप कर लेना इसको प्रोजेक्ट के रूप में। उसके बाद कुछ बहुत अच्छी जानकारी है। 3 टाइप्स की वेव्स होती हैं, मैंने बताया आपको। अर्थक्वेक वेव्स जो हैं 3 टाइप की होती हैं। एक तो वेव्स पी वेव्स जिसे प्राइमरी वेव्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं। एक एस होती है सेकेंडरी वेव्स जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और एक एल वेव्स होती हैं सरफेस पे जो चलती हैं। ठीक है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो एल वेव्स होती हैं वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, मतलब अर्थक्वेक के बारे में पहले नहीं बताया जा सकता। सुनामी के बारे में बताया जा सकता है क्योंकि उससे पहले भूकंप आता है। इम्पैक्ट और बहुत सारी हमने खैर बड़े बड़े सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। अब तो जो पूरा ये दक्षिणी क्षेत्र है भारत और दूसरे पड़ोसी देशों का, उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है कि सुनामी की अगर इस तरह की दोबारा से घटना हो तो पता चल जाए। तो लेकिन इसको ध्यानपूर्वक अगर हम करें तो बहुत सारी डैमेज हम बचा सकते हैं, होने से बचा सकते हैं भाई, डैमेज होने से बचा सकते हैं अगर हम सही ढंग से उसका पालन करें। कैसे? अगर मान लो भूकंप आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी मेज़ वगैरह है अपने घर की वहाँ आश्रय लेना चाहिए। टीवी रेडियो सब बंद करके टेबल से नीचे रख देना चाहिए ताकि वो गिरे ना, क्योंकि बाद में तो आप उन्हीं की हेल्प से ही तो सरकार ने जो आपके लिए काम किया है उसको जान पाओगे। ठीक है। घरों से बाहर आ जाएं, इस तरह से बहुत सारे तैयारी करके घर बिल्डिंग ऐसी बना के, जैसे पिलर वाली बिल्डिंग बनती हैं एंटी अर्थक्वेक, वो बना के, मतलब मकान इस तरह से बनाए कि वो भूकंप रोधी तकनीक उसमें लगी हो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूडिंग, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पुराने तरीकों से पता कर जा सकती है। जैसे वो
सबसे ज़्यादा सिक्स सेंस से पुरुषों की होती है, सॉरी इनकी होती है जानवरों की। जानवर को सबसे पहले पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट होने वाली है। जो मैंने 2004 की सुनामी बताई ना, सबसे कम जानवर मरे थे। जानवर इसलिए मरे क्योंकि वो खूंटे से बंधे हुए थे, नहीं तो जो जंगली जानवर थे या जूझ में थे वो मरे ही नहीं। आदमी ज़्यादा मरे क्योंकि वो धड़कन को, पृथ्वी की जो सिस्मिक वेव्स होती है ना, जिन्हें आदमी नहीं सुन सकता, वो सुन सकते हैं। जो 20 आवर से नीचे होती है ना, हॉर्स पावर से नीचे वेव्स होती हैं, ध्वनि वेव्स, साउंड वेव्स, उनको सिर्फ और सिर्फ जानवर सुन सकते हैं। और वो अचानक से क्या करना है, सेफ जगह तलाशना शुरू कर देते हैं। अगर हम उनको ध्यान से देखें, उनके बिहेवियर को, तो हम बच सकते हैं। जैसे लोकल पीपल क्या करते हैं, एनिमल को बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जैसे फिश इन पॉन्ड गेट एजिटेट, पॉन्ड में जो फिश हैं वो एजिटेट मैंने विरोध करना शुरू कर देती हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी ऐसी हो जाती है, जो वो काम कर रही होती वो नहीं करती। स्नेक कम्स टू द सरफेस, और सांप बाहर निकल आते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पृथ्वी में कुछ हलचल होने वाली है। ये भुज का मैंने बताया था। भुज कहाँ? गुजरात में। ये गुजरात है हमारा। यहाँ जो है वो आया था भूकंप, और बहुत बड़ी तबाही हुई थी। कुछ अखबारों की कटिंग है, ये पढ़ लो क्या कहते हैं। ए मैसिव अर्थक्वेक, और उसकी मेजरिंग 6.9 थी। वे रिएक्टर, मैंने बताया ना, एक जैसे थर्मामीटर आपका बुखार चेक करता ना, वैसे ही एक रिएक्टर होता है, और उस पर भी पैमाने लगे होते हैं। 6.9 का भूकंप था वो, रिएक्टर स्केल पर। 26 जनवरी 2001 को आया था। स्कूल के बच्चे 971 बच्चे थे, स्टूडेंट, और 31 टीचर आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी। और डे आफ्टर द मेडिकल सप्लाईज क्वेक, कंसर्न रोज नॉट रीचिंग एवरीवन अबाउट फूड एंड ब्लैंकेट्स। भुज में बहुत सारे लोग, पावर लाइन, सप्लाई, वाटर, सब बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। और काफ़ी लंबे समय के बाद, जो आपके मोदी साहब है ना प्रधानमंत्री, उस टाइम ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 100 ऑफ फायर स्टार्ट, चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड, मतलब बहुत सारी अजीब अजीब सी घटनाएं हुई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, और बहुत सारी हेल्प लोगों की सरकार द्वारा की गई थी। ये देख लो आप, बिल्डिंग कैसे गिरी हुई है। ए अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन, अर्थक्वेक मापा जाता है सिस्मोग्राफ। जिस मशीन पर अर्थक्वेक मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। ये देखो सिस्मोग्राफ का चित्र है। और रिएक्टर स्केल, अर्थक्वेक मेजर ऑन द रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल इसके अंदर लगी हुई होती है, सिस्मोग्राफ ये यंत्र है। और एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। 2 जो पॉइंट का है वो कम हानिकारक होता है, वो तो महसूस भी नहीं होता। लेकिन जो 5 पॉइंट तक आ जाता है वो डैमेज का कारण बनता है, और 6 से 7 होता वो तो बहुत ही ज़्यादा हर डैमेज वाला भूकंप होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।